हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, ऑल गुड? यस सर। चलिए ठीक है। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे मेडिवल हिस्ट्री की। ठीक है, चलिए। तो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर हम लोग बात कर चुके थे कहीं ना कहीं उन सारी डायनेस्टीज की, जिन डायनेस्टीज के अंदर हम लोग ने दिल्ली सल्तनत से लेके चोला से स्टार्ट किया था। दिल्ली सल्तनत पूरी हम लोग ने पढ़ ली थी, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के बाद में हम लोग ने बात की थी कि अब मुगल्स की बात आज हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे मुगल्स की बात करने से पहले हम लोग जो है ना कहीं एक बार दिल्ली सल्तनत को फिर से बहुत छोटे तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन सी डायनेस्टीज थी पहले, उन डायनेस्टीज को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत के अंदर आई थी, कौन सी डायनेस्टी थी बताइए? मामलुक डायनेस्टी। ठीक है, यस, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ने देखा था कौन सी डायनेस्टी आई थी, फिर खिलजी डायनेस्टी आई थी। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी के बाद में जल्दी से बताओ, तुगलक डायनेस्टी आई। तुगलक डायनेस्टी के बाद में हम लोग ने सैयद डायनेस्टी देखी थी, और सैयद डायनेस्टी के बाद में हम लोग कहाँ गए थे? लोधी डायनेस्टी पे। ठीक है, लोधी डायनेस्टी का एक बार फिर से देख लो क्रोनोलॉजी क्या थी। देखो, ये बहलोल लोधी है, सॉरी ये बहलोल लोधी है। बहलोल लोधी ने कहीं ना कहीं लोधी डायनेस्टी को स्टार्ट किया, और बहलोल लोधी के बाद में लास्ट रूलर हम लोग ने कौन सा देखा था? इब्राहिम लोधी, जो 1517 से लेके 1526 था। ठीक है, अब 1526 क्या हुआ? एक क्रूशियल पॉइंट हुआ इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए। क्यों हुआ? क्योंकि ये 1526 कहीं ना कहीं रीजन बना भारत के अंदर मुगल्स के एंट्रेंस का। ठीक है, मुगल्स भारत के अंदर एंटर कहां से किए? इसी के बाद से 1526। ये इब्राहिम लोधी जो था लास्ट एम्परर था किसका? दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत के खत्म होने के बाद में क्या हुआ? यहाँ पे मुगल एम्पायर शुरू हुआ, और ऐसा मुगल एम्पायर यहाँ भारत के अंदर स्टार्ट होता है जो लगभग 350 ईयर्स भारत के ऊपर रूल करता है, और इकलौता कहीं ना कहीं इस्लामिक कल्चर का बोल सकते हैं हम लोग ऐसा कल्चर के, इन्होंने कल्चर इस्लामिक कल्चर को कहीं ना कहीं भारत के अंदर लाके इस्टेब्लिश करना शुरू किया। और कई सारे आर्ट्स फॉर्म्स देख लें आप, बहुत सारे स्ट्रक्चर देख लें, ताजमहल उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कहीं ना कहीं। तो ये सारे स्ट्रक्चर से लेके बहुत सारी लैंग्वेजेस, अपने यहाँ का कल्चर हम सबको यहाँ पे आके इन्होंने प्रोवाइड किया। उस कल्चर को जानने से पहले हमारे लिए जरूरी क्या है? हम ये जान लें कि मुगल्स में सबसे पहले भारत के अंदर कौन आया, इंडिया के अंदर किसने एंट्री की, और ये कौन लोग थे जो भारत के अंदर आते हैं और कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो देखो भारत के अंदर जो मुगल्स थे, मुगल्स में सबसे पहले जो मुगल एम्परर था बाबर। ठीक, बाबर जो था मुगल एम्परर था। बाबर से पहले हम लोग ने एक बात की थी अभी लास्ट में कि तैमूर का नाम मैंने आपको बताया था, तैमूर लंग का नाम आपको। ठीक है, तैमूर लंग वो सर इसका मैटरनल कुछ था, मैटरनल रिश्ता था, तो इनके माँ के भाई ऐसा ही कुछ था रिश्ता तैमूर लंग के साथ। ओके ओके ओके, ठीक है। साउंड इशू, ठीक है। चलिए, तो बाबर की बात कर रहे थे हम लोग। बाबर से क्या हुआ? 1526 के अंदर बाबर ने एंट्री ली भारत के अंदर, और बाबर की एंट्री के टाइम पे एक पावर को हटा के ही दूसरी पावर का एस्टेब्लिशमेंट होता है। कौन था उससे पहले? बताया, लोधी डायनेस्टी थी, और लोधी डायनेस्टी में जो रूल कर रहा था वो था इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी के ऊपर इन्होंने अटैक किया, आगे अटैक किया तो उसको बोला गया बैटल ऑफ पानीपत। इन लोग के बीच में एक बैटल हुआ, उसको बोला गया बैटल ऑफ पानीपत। अब ये बैटल ऑफ पानीपत कब होगा? ऑब्वियस सी बात है 1526 के अंदर होगा, जो कि डिसाइड कर रहा है मुगल्स के एंट्रेंस को भारत के अंदर। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में जो बैटल होता है उसको बैटल ऑफ पानीपत बोला गया 1526 के अंदर। बाबर कौन था, कहां से आया था? मैंने आपको बताया तैमूर लंग का नाम, तैमूर लंग और गेंगीज खान, ठीक है, जिसको चंगेज खान के नाम से भी जानते हैं। इन लोगों का कहीं ना कहीं क्या था, एक फैमिली ट्री वहीं से चला आ रहा था। तो मुगल जो थे, इससे पहले बाबर जो था समरकंद में रूल किया करता था। ठीक है, समरकंद अगर आप लोग मिडिल ईस्ट में जगह देखोगे तो टर्की से लेके अफगानिस्तान के एरिया का जो भी जितना भी रीजन है, ये सब इधर का एरिया में ये सब लोग मुगल्स रहा करते थे। भारत के अंदर आके इसने क्या करा? इंडिया के अंदर आके अपने पूरे सल्तनत को नाम क्या दिया? मुगल सल्तनत। उस इराक को कहीं ना कहीं मुगल सल्तनत नाम दिया। लेकिन 1526 से 1530 तक ये कहीं ना कहीं यहाँ पे सिर्फ 4 साल रूल कर पाया, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे बाबर जो था भारत के अंदर क्या करता है? मुगल डायनेस्टी को यहाँ पे लाके
क्रिएट करता है, और उस मुगल डायनेस्टी को क्रिएट होने के बाद में संभालने कौन आएगा? उनका बेटा हुमायूं। ठीक है, हुमायूं का टाइम पीरियड देखना है आपको 1530 से 1556। उसके बाद में देखिए अकबर आ रहे हैं 1556 से लेकर 1605, जहांगीर आ रहे हैं 1605 से 1627 तक, शाहजहां है 1627 से 58 तक, और औरंगजेब 1658 से 1707। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाए हैं, जितने भी मुगल्स रूलर दिखाए हैं, इनका क्लासिक पीरियड कहा जाता है। कहीं ना कहीं ये लोग क्या थे, कहीं ना कहीं इनके टाइम में जो मुगल रूल था, वो मुगल रूल कहीं ना कहीं अपने एक पीक पे था। इस टाइम पे मुगल्स जितनी भी कहीं ना कहीं सल्तनत चल रही थी, वो मुगल सल्तनत अपने पीक पे चल रही थी, और बहुत ज्यादा ग्लोरी इन लोग को यहाँ पे मिल रही थी। लेकिन इसके बाद में लेटर मुगल्स भी पढ़ेंगे हम लोग, कुछ लेटर मुगल्स का भी काल है। तो लेटर मुगल्स ने क्या करा, उस समय से मुगल्स का डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो गया, और उस मुगल के डिक्लाइनेशन के बाद में कैसे ब्रिटिश पावर ने हम लोग को कैप्चर कर लिया, उस कैप्चर को हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया क्लासिक पीरियड, मुगल्स का जो क्लासिक पीरियड है वो बाबर से स्टार्ट होकर औरंगजेब के ऊपर खत्म हो जाता है। यहाँ से जो लेटर मुगल्स हैं, इनका कहीं ना कहीं पीरियड शुरू हो जाता है। लेटर मुगल्स हम लोग इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनकी वजह से क्या हुआ, डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल एम्पायर शुरू हुआ था। इतना बड़ा मुगल एम्पायर जो भारत के अंदर स्टैब्लिश हुआ, इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हुआ, वो मुगल एम्पायर कुछ ये रूलर्स थे जिनके कहीं ना कहीं वजह से वो डिक्लाइन हो जाता है। रीजन देखेंगे हमको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मुगल के बारे में मैं आपको बता दिया कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन लोग आए। ठीक है, कुछ टाइटल थे इन लोग के, वो टाइटल आप लोग को याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। जैसे बाबर, बाबर को बोला गया ऑब्वियस सी बात है द फर्स्ट ऑफ द मुगल्स। ठीक है, मुगलों में सबसे पहला मुगल कौन है? बाबर है। हुमायूं को क्या बोला गया? हुमायूं को बोला गया द लकलेस लीडर। ठीक है, द लकलेस लीडर मतलब जिसके पास में लक की कमी थी, किस्मत खराब है जिसकी कहीं ना कहीं, उसको हम देखेंगे क्यों ऐसा बोला जा रहा है इसको लकलेस लीडर। अकबर को द ग्रेट, इससे पहले द ग्रेट हम लोग ने कौन पढ़ा है? अशोका को पढ़ा है। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, अकबर द ग्रेट हमेशा से बोला गया। फिर देखिए जहांगीर है, जहांगीर को बोला गया द पैरागन ऑफ स्टेबिलिटी। मतलब क्या हुआ, जो काम अकबर ने किए हैं वही काम जहांगीर ने क्या करा, उसको बस स्टेबल रखा है। ठीक है, वही काम कहीं ना कहीं जहांगीर ने किए। शाहजहां की बात करते हैं तो मास्टर बिल्डर, मास्टर बिल्डर इनको क्यों कहा जाता है कि जितने मॉन्यूमेंट्स हैं भारत के अंदर कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट इनको जाता है। इन्होंने क्या करा था, बहुत से मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल से लेके जामा मस्जिद से लेके रेड फोर्ट, ये बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो भारत को कहीं ना कहीं दिए। ठीक है, तो ताजमहल देने की वजह से 7 वंडर्स में कहीं ना कहीं ताजमहल का नाम भी आता है। तो क्रेडिट कहीं ना कहीं किसको जाता है? शाहजहां को, इसलिए इनको बोला जाता है द मास्टर बिल्डर। औरंगजेब का नाम द इनटॉलरेंट के नाम से फेमस है। द इनटॉलरेंट इनको बोला जाता है इनकी ऑर्थोडॉक्स कहीं ना कहीं पॉलिसीज की वजह से। ठीक है, वो ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज क्या थी, जब हम लोग औरंगजेब को पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे। ठीक, कहां से शुरू करना है? बाबर से शुरू करना है, बाबर से पढ़ना शुरू करेंगे। क्या है बाबर? द फर्स्ट ऑफ द मुगल्स। ठीक है, बाबर देखिए कहां से आया था, मैंने आपको बताया समरकंद से ये आए थे। समरकंद से ये आए जब वहां पे ये 3 बार लगातार क्या हुआ था, अपनी जो पोजीशन वहां पे ये कैप्चर किए हुए थे। पहले वहां के किंग थे ये, तो पोजीशन की जो कैप्चर किए हुए थे, वहां इनके ऊपर अटैक होता है। अटैक होने के बाद में ये वो जगह छोड़ के किधर भागेंगे? लाहौर की तरफ भागते हैं, इंडिया की साइड में भागते हैं। तो इंडिया के साइड में इनको कहीं ना कहीं एक तरीका दिख जाता है कि भारत के ऊपर आके कैप्चर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लोधी डायनेस्टी जो यहाँ पे रूल कर रही थी, उसमें इब्राहिम लोधी जो था काफी वीक कंटेंडर बन चुका था इनका, जिसको ये आराम से हरा सकते थे। ठीक है, तो इन्होंने आगे अटैक किया, बाबर ने आगे, बाबर जब अटैक करता है तो बाबर के अटैक करने के बाद में इब्राहिम लोधी बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हार जाता है, और हार जाने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे बाबर आ जाता है। बाबर आके दिल्ली को नहीं, आगरा कैपिटल बनाता है। ठीक है, आगरा को क्या करता है, बाबर आके अपना कैपिटल बनाता है। आगरा कैपिटल, वो ये याद रखना है, 4 इयर्स के लोग का ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रूल करता है। उसके बाद में हुमायूं आता है। अब हुमायूं को क्या याद रखना है हमको, क्या चीजें इसके अंदर याद रखनी है? देखिए हुमायूं जो था जब रूल करने बैठा 1530 के अंदर, तो ये बस 23 साल का था, 23 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब 23 साल की उम्र में जब ये रूल करने बैठा यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जब ये भारत में रूल करने बैठा तो इसको वो समझ नहीं थी रूल की।
और भारत के अंदर पहली बार मुगल सत्ता को कहीं ना कहीं संभालना था जो बाबर दे के गया था, अभी काफी नई थी मुगल एम्पायर, ठीक है। तो क्या हुआ, हुमायूं के ऊपर शेर शाह सूरी अटैक कर देता। कौन अटैक कर देता? शेर शाह सूरी। ये नाम आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये जो 350 इयर्स का मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं 350 इयर्स मुगल्स ने भारत के ऊपर रूल किया है, उन 350 इयर्स में कहीं ना कहीं 15 इयर्स का एक गैप है, 15 इयर्स का एक गैप है। वो 15 इयर्स के लिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो सूर एम्पायर है, ये सूर एम्पायर यहाँ पे आके रूल करता है, जिसका क्रेडिट जाता है शेरशाह सूरी को, ठीक है। क्या होता है 1530 में जब ये रूल करने आते हैं, तो 1530 में रूल करने के बाद में ये कुछ साल यहाँ पे रूल करते हैं, कुछ साल रूल करने के बाद में क्या होता है 1539 के ऊपर इनके ऊपर अटैक कर देता है कौन? शेरशाह सूरी। जब 1539 में इनके ऊपर शेरशाह सूरी अटैक करता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसको बोला गया बैटल ऑफ चौसा, ठीक है, बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा कब होता है? 1539 के अंदर होता है, और उस बैटल के अंदर क्या होता है, शेरशाह सूरी इनको हरा देता है, ठीक है, हुमायूं को हरा देता है बैटल ऑफ चौसा के अंदर। अब बैटल ऑफ चौसा के बाद में एक बैटल और होता है, वो कहीं ना कहीं ये क्लियर कर देता है कि भारत से मुगल सल्तनत थोड़े टाइम के लिए जाएगी और नई सल्तनत कौन आएगी? सूर सल्तनत या सूर एम्पायर आएगा। 1540 में क्या होता है, फिर से क्या करता है, अटैक कर देता है शेरशाह सूरी, और उसको बोला गया बैटल ऑफ खानवा। क्या बोला गया? बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। ये दो बैटल के नाम याद रखना बहुत अच्छे से, बैटल ऑफ चौसा 1539 और बैटल ऑफ खानवा। क्या हुआ इसके अंदर, शेरशाह सूरी क्या होता है, विक्ट्री ले लेता है, और विक्ट्री लेने के बाद में वहां से मुगल एम्पायर को हटा के उस मुगल एम्पायर को अपने हाथ में ले लेता है। अब 1540 से लेके 1555 तक, 1540 से लेके कहां तक, 1555 तक, ये है गैप, जिस गैप की हम लोग बात कर रहे थे। देखिए 15 इयर्स का जो गैप है, इस गैप की हम लोग बात कर रहे थे। इसमें कौन रूल करेगा? ये जो सूर एम्पायर है, ये यहाँ पे, ठीक है। कौन इसको रूल अपने हाथ में ले लेता है मुगल से? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का हमको नाम याद रखना है। दो बैटल्स कौन से याद रखने? बैटल ऑफ चौसा है और एक है बैटल ऑफ खानवा, 1539 और 1540। ये दो बैटल्स को हमको याद रखना है, क्लियर है। अब मैंने इसको क्या बताया, वो द लकलेस लीडर। पहली चीज तो ये है, रूल करते ही, रूल जब भी करने आया तो इसके ऊपर क्या हुआ कि शेरशाह सूरी ने अटैक किया, शेरशाह सूरी ने अटैक किया, दो बैटल्स हुए, दोनों में हार गए। उसके बाद क्या हुआ, 1555 में जब इसको वापस से रूल मिल जाता है, ठीक है, 1555 से लेके देखो 1556 तक, बस इसको क्या मिलता है, 8 साल मिलता है, 1 ईयर ओनली, ठीक है। 8 साल के लिए बस ये वापस गद्दी पे अपनी बैठ पाते हैं, अपने थ्रोन पे बैठ पाते हैं। और क्या होता है, ये इन्होंने एक लाइब्रेरी बना के रखी हुई थी अपनी, ठीक है। उस लाइब्रेरी से सीढ़ियों से नीचे उतरते होते हैं, ठोकर लगती है इनको और ये नीचे गिर जाते हैं, और गिरने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो लकलेस लीडर का क्रेडिट किसको जाता है? हुमायूं को जाता है। इसकी पूरी स्टोरी हम लोग ने देख ली। इसमें जो दो चीजें याद रखनी है, शेरशाह सूरी याद रखना है, और जो बैटल्स हुए इनके टाइम के वो याद रखना है। इनका टाइम पीरियड क्या था, 1530 से 1556 तक, बीच में 15 इयर्स का कौन है, सूर एम्पायर यहाँ पे आके रूल करता है। अब अकबर को भी अकबर ग्रेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसके पीछे रीजन बहुत बड़ा था, ठीक है। अकबर आता है हुमायूं की गद्दी संभालने के लिए। हुमायूं जो कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, उसको कहीं ना कहीं संभालता कौन है, अकबर आ गया। और अकबर के टाइम पे आके क्या होता है, मुगल एम्पायर एक ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर बन जाता है, जो कि आगे 1857 तक, जब तक रिवॉल्ट नहीं होता है, उस रिवॉल्ट तक, जब तक ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर लेते हमको, तब तक वहां पे कहीं ना कहीं रूल करते हैं मुगल्स। पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं किसको गया, अकबर हो गया। क्योंकि अकबर जब भारत के अंदर आया, तो अकबर ने भारत के अंदर आके भारत के कल्चर को, इंडिया के कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करी। सबको एक इक्वलिटी और बराबरी के अधिकार के साथ में, या राइट के साथ में, या उसको उसके हिसाब से किसी भी तरीके की कोई रीजन, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, कोई भी किसी तरीके के डिस्प्यूट में नहीं पड़ेगा, सब इक्वल है। इस तरीके की नीतियों को या पॉलिसीज को कहीं ना कहीं अकबर ने अडॉप्ट किया, है ना। तो जब इन्होंने अडॉप्ट किया, तो इस समय में क्या हुआ कि मुगल एम्पायर के अंदर जितने भी लोग थे, उन्होंने इनको कहीं ना कहीं क्या किया, सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जितनी भी पब्लिक होगी इन सब चीजों से खुश हो जाएगी कि हमको जो रूलर मिला है, उससे पहले जो रूलर थे, कहीं ना कहीं एक डर था लोगों
लोगों के मन में कि यहाँ पे क्या करने आए हैं, वो इस्लामिक सत्ता को स्टेब्लिश करने आए हैं। लेकिन अकबर ने आके ये एक डर लोगों का दूर किया और उसने सबको एक इक्वल क्रेडिट दे दिया कि सभी इक्वल है। और उसके लिए उसने क्या किया, उसने बहुत सारी सभाएं किया करता था अकबर अपने कहीं ना कहीं दरबार के अंदर, एक दरबार लगाता था। उस दरबार के अंदर सभी धर्मों के गुरु हुआ करते थे, सभी रिलीजियस गुरुज होते थे वहां पे, और उन सब की बात सुनता था, सही गलत का डिसीजन लेता था। उस सब के बाद में अकबर ने क्या करा, एक नए रिलीजन को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश कर दिया और वो कहलाया दीन इलाही। ठीक है, दीन इलाही रिलीजन को लाने वाला कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो नाम होना चाहिए अकबर था। अब दीन इलाही के अंदर क्या था, दीन इलाही के अंदर वही सब बातें थी जो मैंने आपको भी बताया, कास्ट रिलीजन रीजन मैटर नहीं करता, सब इक्वल है, सब कहीं ना कहीं बराबर का राइट रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं था। इसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग था। एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर आप आज के टाइम से कंपेयर करोगे तो बहुत मिलता जुलता था। कैसे, जैसे इसने क्या करा, भारत को 15 प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड किया। प्रोविंसेस स्टेट्स, जैसे आज के टाइम में स्टेट्स होते हैं, यूपी है, एमपी है, राजस्थान है, इस तरीके से ये प्रोविंसेस होती थी। तो प्रोविंसेस के अंदर क्या करा, इसने डिवाइड किया। अब प्रोविंसेस में एक अपॉइंट करा इसने गवर्नर, ये गवर्नर हुआ करेगा प्रोविंसेस के अंदर, हर प्रोविंस का एक गवर्नर हो गया। और उन प्रोविंसेस को इसने छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट को भी क्या करा इसने और सब डिवाइडेड कर दिया, मतलब एक और कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब वो स्मॉलर सेक्शंस हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट को भी इन्होंने क्या करा, छोटे एक पोर्शन में और डिवाइड कर दिया, है ना। तो इस तरीके से क्या करा, जो आज का कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम से मैच करता हुआ है। ठीक है, तो अकबर की ये पॉलिसीज थी कहीं ना कहीं, तो इसलिए अकबर को क्या बोला जाता है, अकबर द ग्रेट बोला जाता है। क्लियर है। जहांगीर क्या होता है, 1605 से आता है 1627 तक यहाँ पे रूल करता है। 1605 में क्या होता है, अकबर की डेथ के बाद में ये क्या करता है, उस थ्रोन को संभालता है। इसको बोला गया कि अपोजिट ऑफ हिज फादर, अपोजिट हिज फादर के इसलिए बोला गया क्योंकि ये थोड़ा वीक मोनार्क था। ठीक है, मोनार्क का मतलब रूलर होता है, तो ये क्या था, वीक था थोड़ा, अकबर की जितना कितना पावरफुल या स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन क्या करा इसने, ये आया, इसने आकर जो जो अकबर ने पॉलिसीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके रखी थी, उन सारी पॉलिसीज को इसने इंप्लीमेंट कर दिया। जैसे फ्रीडम और वर्शिप, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ हिंदूज, उसके बाद में क्या करा इसने, जैसे जितना भी अलायंस वगैरह राजपूत के साथ में थी या मराठास के साथ में थी, उन सब का भी इसने बैलेंस करके रखा। ठीक है, इसने क्या करा, फॉरेनर्स को भारत के अंदर अलाउ करना शुरू किया। जैसे पुर्तगीज भारत के अंदर आए, इंग्लिश भारत के अंदर आए, इंग्लिश ये ब्रिटिशर्स जिन्होंने हमारे ऊपर बाद में रूल किया। ठीक है, तो जहांगीर ने क्या करा, इन सब लोगों को भी अलाउ किया कि आप आगे फ्रीली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, हम आपको उसके लिए नहीं रोकेंगे। ठीक है, तो इसने क्या करा, वो सारे पॉलिसीज को कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, यस यस यस। सर अकबर भी अलाउ करता था फॉरेनर्स को आने के लिए? अकबर ने भी अलाउ किया था, मैंने बोला ना, इन्होंने क्या करा, सेम उसी को फॉलो किया है अकबर को। अकबर ने भी अलाउ किया, सबसे पहले भारत के अंदर अलाउ करने वाला ही अकबर था। ठीक है, अकबर के समय में सबसे पहले ब्रिटिशर्स भारत के अंदर आए थे। ठीक है, राल्फ फिच नाम था जो सबसे पहले भारत के अंदर आया था, इंडिया के अंदर आया था अकबर के टाइम में। ठीक है, वो याद रखना आप लोग। इसलिए इसके टाइम का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेन जो एक प्रोमिनेंट वे में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस जितने भी थे वो भारत के अंदर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं जहांगीर के समय से। क्लियर है। चलिए, उसके बाद में देखते हैं शाहजहां को हम लोग। एक आध पॉइंट अगर मिस हो रहे हैं तो आप लोग के पास में नोट्स भी होंगे, वीडियोस भी होंगे, वो सब लोग आप लोग देखते जाना। मेन जो कंटेंट है वो मैं आप लोग को बताता चल रहा हूँ यहाँ पे, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके। ठीक है, शाहजहां का रूल देखिए 1627 से 1658, ये शाहजहां का रूल रहा। मास्टर बिल्डर बोला जाता है इसको। मास्टर बिल्डर बोलने के पीछे क्या रीजन है, ये है ताजमहल, ठीक है, और क्या है, रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, ऐसे ही मोती मस्जिद है, कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स इसने भारत को दिए कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से इसको मास्टर बिल्डर बोला जाता था। आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इनका योगदान रहा है, बहुत ज्यादा क्रेडिट रहा है। ठीक है, जहांगीर से रिलेटेड याद रखना आप, इससे पहले हम लोग ने पढ़ा जहांगीर, तो जहांगीर को पेंटिंग्स के लिए जाना जाता था। पूछा जाता है ऐसा कभी कभी कि पेंटिंग्स के लिए कौन फेमस था, तो पेंटिंग्स के लिए जहांगीर। जहांगीर का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पेंटिंग्स के अंदर था, तो इसने पेंटिंग्स को
बढ़ावा दिया अपने समय में? इसने क्या करा, आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया। ठीक है, आर्किटेक्चर मतलब मॉन्यूमेंट्स वगैरह जितने भी होते हैं उन मॉन्यूमेंट्स को बनवाना स्टार्ट किया। तो उन मॉन्यूमेंट्स में जैसे हम लोग ने कुछ एग्जांपल देख लिए, ये मॉन्यूमेंट्स इसने उस समय में बनवाए। ठीक है, इसके टाइम में भी क्या हुआ, जो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं थी इस समय की, जहांगीर के टाइम में थोड़ा वीक हुई, मैंने कहा वीक वो मोनार्क था कहीं ना कहीं, तो इसने क्या करा, उसको फिर से रिगेन करने की कोशिश की, गवर्नमेंट को फिर से स्ट्रांग बनाने की कोशिश की, और काफी हद तक इसने गवर्नमेंट को स्ट्रांग भी करा। ठीक है, टेरिटरीज को भी कैप्चर किया कई सारी, जिनको अपने अंडर में लिया। ठीक है, पीस और हम्बलनेस, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसने भी बढ़ावा दिया इन सब चीजों को। ठीक है, तो शाहजहां को इसके लिए भी जाना जाता है। ठीक है, मैंने बोला कि आर्ट्स के लिए, और वो वाली आर्ट कौन सी थी जिसको आर्किटेक्चर हम लोग बोलते हैं, इसलिए इसको कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर का भी भारत के अंदर क्रेडिट मिलता है कि कहीं ना कहीं मॉडर्न फॉर्म की जो आर्किटेक्चर थी उसको इंडिया के अंदर लेके आने वाला कौन है, वो शाहजहां। ठीक है, अब शाहजहां के नाम से अब ताजमहल जैसे फेमस है, तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, ताजमहल के लिए क्या है, इन्होंने अपनी वाइफ के लिए ताजमहल बनवाया था कहीं ना कहीं, वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो क्या हुआ, शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए इस ताजमहल को बनवाया था। ऐसे जो भी मॉन्यूमेंट्स इन्होंने बनवाए हैं कहीं ना किसी यादगार में ही बनवाए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग को याद रखने की किन किन चीजों के लिए इन्होंने ये सारी चीजें करवाई। ठीक है, अब क्या हुआ, जब शाहजहां कहीं ना कहीं इन सब चीजों में, आर्किटेक्चर में या कहीं ना कहीं आर्ट्स फॉर्म में इतना ज्यादा बिजी था, तो क्या हुआ, इसके जो थ्रोन था या इसको कहीं ना कहीं कैप्चर किसने कर लिया, औरंगजेब ने कर लिया। क्योंकि शाहजहां उस टाइम पे थोड़ा बीमार पड़ा, और ये कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि थोड़ा वीक होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ये थ्रोन को अपने हाथ में चला नहीं पा रहा है, और आर्किटेक्चर में ज्यादा इनका मन है। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे ये देखिए औरंगजेब जो नाम आपको दिख रहा है, औरंगजेब ने क्या करा, शाहजहां को अरेस्ट किया, और अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, और पूरी सत्ता वो अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह, नाम याद रखेंगे आप, क्या नाम था, दारा शिकोह। ये दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों कौन है, भाई है आपस में, और शाहजहां के बेटे हैं। ठीक है, शाहजहां के बेटे हैं, तो औरंगजेब और दारा शिकोह में बैटल होने के बाद में फाइनली डिसाइड हो गया कि औरंगजेब वहां पे रूल करेगा। क्लियर है, अब औरंगजेब आते हैं भाई, औरंगजेब मोस्ट कंट्रोवर्शियल मुगल रूलर। ठीक है, अब इसके समय का जो हमने देखा है 1658 से लेकर 1707, मोस्ट कंट्रोवर्शियल मुगल रूलर क्यों बोला गया, ड्यू टू हिज ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज। ठीक है, इसकी कुछ ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज थी जिनकी वजह से कहीं ना कहीं इसको क्या बोला गया, इनटॉलरेंट बोला गया, है ना, दी इनटॉलरेंट क्रेडिट मिला हुआ है कहीं ना कहीं। अब वो उस डिबेट में हमको नहीं जाना है कि क्यों ऑर्थोडॉक्स था, किस वजह से, ये सारे रीजन है। हमको तो क्या करना है, हमको तो इनके समय से जो जो क्वेश्चंस हमको मिल सकते हैं, क्या क्या पॉलिसीज हो सकती हैं इससे रिलेटेड, उन पॉलिसीज को पढ़ना है। ठीक है, जैसे औरंगजेब के समय में कहीं ना कहीं क्या हुआ कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन था औरंगजेब के समय से ही स्टार्ट होती है आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल, या मुगल्स का कहीं कहीं डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इनकी एक तो मैंने बताया ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज थी कुछ सारी, कि ये इस्लाम को कहीं ना कहीं क्या करते थे, एक अलग दर्जा दिया करते थे, और बाकी कहीं और रिलीजन को कहीं ना कहीं उसके इक्वल नहीं बोला करते थे। तो ये कहीं ना कहीं मन के अंदर वो चीजें थी जिसकी वजह से ये ऑर्थोडॉक्स कहीं ना कहीं पॉलिसीज के जाना जाता है, कि इस वजह से इनको जाना जाता था। तो एक इस वजह से क्या हुआ, जितनी भी कहीं ना कहीं दूसरे रिलीजन की जनता थी या पीपल थे, तो उन्होंने क्या करा, इनको कहीं ना कहीं इनसे बचना शुरू कर दिया, या कह सकते हैं आप लोग कि इनको, औरंगजेब को कहीं ना कहीं नापसंद करना, डिसलाइक करना स्टार्ट कर दिया। अब औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज की जैसे बात करें तो औरंगजेब ने क्या करा, ये भारत है, ठीक है, भारत के ऊपर मुगल रूल यहाँ पे ये रूल किया करते थे, मैंने जैसे बताया। ठीक है, अब मुगल रूल यहाँ से लेके यहाँ तक तो बहुत आराम से था, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी था, लेकिन ये वाला पोर्शन जो था, ये पोर्शन कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर के अंदर नहीं आता था। ठीक है, मुगल एम्पायर के अंदर जो सदर्न पोर्शन था, वो सदर्न पोर्शन कहीं ना कहीं वहां की लोकल रूलर्स को छुआ करते थे। वो लोकल रूलर्स अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे विजयनगर हो गया, बहमनी हो गया, ठीक है, इस तरीके के रूलर्स को छुआ करते थे, वो यहाँ पे रूल करते थे। तो औरंगजेब का कहीं ना कहीं ये ड्रीम था कि वो पूरे भारत के ऊपर या पूरे इंडिया के ऊपर रूल करेगा। तो उसने क्या करा, यहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया सदर्न एरिया। अब यहाँ से शुरू करा उसने अटैक करना इन रीजन के ऊपर, और इनको कैप्चर करने की कोशिश करे। इसको बोला जाता है औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसीज। ठीक है, डेक्कन का मतलब सदर्न एरिया होता है, जिसको हम लोग सदर्न बोलते हैं। तो ये औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसीज थी, जिन पॉलिसीज को बोला जाता है कि वो साउथ पे कैप्चर करना चाहता था।
अब ये सदर्न एरिया पे कैप्चर करने के लिए इसने क्या करा, बहुत ज्यादा मनी वेस्ट किया, ठीक है, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अपनी आर्मी को वेस्ट किया, मनी आर्मी जितनी भी इसके पास में सेविंग्स थी, उन सेविंग्स को भी इसने कहीं ना कहीं दक्कन की एक जिद को जीतने के लिए उन सबको यहाँ पे वेस्ट कर दिया। अब जब दक्कन पॉलिसीज ऐसी हुई, उसकी वजह से मुगल सत्ता के पास में, मुगल एम्पायर के पास में वो सब चीजें थोड़ी कम हो गई, आगे चल के जिससे रूल करना इजी हो जाता। जो मुगल्स के पास में अभी तक बहुत सारी चीजें थी, वो चीजें कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो गई। उसकी कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि जो उन लोगों के पास में जितना भी रुपया पैसा या धन दौलत थी, वो सारी की सारी क्या हुआ, इस डेक्कन पॉलिसीज की वजह से भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो गई। हालांकि औरंगजेब जो अपना जीवन कहीं ना कहीं व्यतीत करता था या अपनी लाइफ स्पेंड करता था, तो वो टोपी होती है, ठीक है, टोपी कहीं ना कहीं जो लगाई जाती है, उसको सिल के अपने जीवन को कहीं ना कहीं स्पेंड किया करता था, अपनी लाइफ स्पेंड करता था, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं खजाने से या जो भी मुगल खजाना होता था, उनसे ज्यादा मनी को नहीं लिया करता था। लेकिन वो जिद कहीं ना कहीं डेक्कन पॉलिसीज को जीतने के लिए, उसके लिए उसने वो सारा मनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना और खराब करना शुरू कर दिया। अब औरंगजेब ने कहीं ना कहीं 1707 तक जब रूल किया, तो उन लगभग 50 सालों में, लगभग 50 इयर्स औरंगजेब ने इंडिया के ऊपर रूल किया है। सर यस 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 सर, अगर वो ट्रेजर्स नहीं लेता था, मतलब उसका राज्य के खजाने से, तो उसका चलता कैसे था उस जीवन? तो चलता कैसे था सर, उसकी लाइफ कैसे चलती थी? अच्छा, लाइफ कैसे स्पेंड होती थी? लाइफ ऐसे स्पेंड होती थी कि मुगल रूलर है, ठीक है, बहुत सारे एमिनिटीज इनको होती हैं कहीं ना कहीं। एक किंग है, किंग के पास में हर एक तरीके की क्या होंगी, सुविधाएं होंगी। आज के समय का अगर कोई किंग है, प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट है, तो उसके पास में इतनी ज्यादा कहीं ना कहीं फैसिलिटीज होती हैं कि वो एक पैनी भी स्पेंड ना करे और अपनी लाइफ को बहुत आराम से स्पेंड कर सकता है। तो ये तरीके होते हैं। मैंने बाकी बोला आपको, ये कहीं ना कहीं टोपी जिसको बोला जाता है कि उससे कहीं ना कहीं जो भी पैसा आता था, उसको अपने ऊपर लगाया करता था, इस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करता था, ठीक है। उसको पीछे बताने का रीजन मेरा ये था सिर्फ और सिर्फ कि डेक्कन पॉलिसी के ऊपर एक तरफ देखिए कि इसने कितना एक्सट्रीम रुपया खर्च किया है, और दूसरी तरफ देखिए कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को स्पेंड करने का इसका तरीका क्या था, ठीक है। तो ये दोनों नीतियां बहुत अलग अलग पॉलिसीज थी। इसकी वजह से क्या हुआ, इसी स्ट्राइक की वजह से क्या हुआ, ये जो मुगल एम्परर है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखिए, अब ये वीक होना जब शुरू हुआ, तो इनके बाद में 1707 में कौन आता है, बहादुर शाह आते हैं, ठीक है। ये बहादुर शाह फर्स्ट है, बहादुर शाह जफर मत समझ लेना इनको, ये बहादुर शाह फर्स्ट है जिन्होंने 1707 से लेकर 1712 तक भारत के ऊपर रूल किया। अब जब औरंगजेब की कहीं ना कहीं थ्रोन को ये संभालने आते हैं, तो मैंने क्या बोला, बहुत ज्यादा मनी या कहीं ना कहीं जितना भी इनके पास में पैसा था, वो वेस्ट हो चुका है डेक्कन को जीतने में। हालांकि डेक्कन को जीतने के लिए जो पॉलिसीज औरंगजेब की थी, उसने उसको डेक्कन के ऊपर किंग बनाया तो था, लेकिन क्या हुआ था, उसकी वजह से जितनी भी चीजें थी लोग के पास में, वो रिड्यूस होना शुरू हो गई थी। अब उस रिडक्शन का असर किनके ऊपर पड़ा, ये जितने भी लेटर मुगल्स आए, इनको नाम क्या दिया था हम लोग ने, लेटर मुगल्स नाम दिया। तो इन लेटर मुगल्स के ऊपर इन सब चीजों का असर पड़ा। पहले तो बहादुर शाह जफर जब आए, ठीक है, पहला तो ये डिक्लाइनेशन इनका स्टार्ट हुआ, इसी रीजन की वजह से। पहला रीजन, इनके पास में अब वो रिसोर्सेज कम हो गई थी, जिन रिसोर्सेज से ये पूरी अपनी मुगल सल्तनत को चला सकते। दूसरा क्या हुआ, ये बहुत ही वीक, जितने भी थे सक्सेसर इनके बहुत ही वीक थे, ठीक है। वो आप इनकी सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूंगा, इनको जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक कहीं ना कहीं वो दे रहे थे, उपाधि दे रहे थे सबको कि कौन क्या अकबर द ग्रेट बोल रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से अब इनके लिए क्या है, कुछ ऐसे ही टाइटल्स इनके लिए भी बने, ठीक। जैसे इनके लिए बहादुर शाह जफर के लिए टाइटल बना, उसको बोला जाता है शाह-ए-बेखबर। क्या बोला जाता है, शाह-ए-बेखबर। शाह-ए-बेखबर का मतलब है द किंग हु इज अननोन फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज इन हिज किंगडम, ठीक है। उनके किंगडम के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उन सब एक्टिविटीज के बारे में उनको पता ही नहीं है। जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी सारी चीजें हो रही हैं, वो एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाले कौन है, या तो उनके वजीर हैं, वजीर का मतलब समझते हो आप, ठीक है। वजीर मतलब अगर उन्होंने अपना कोई प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करके रखा हुआ है, तो वो है, या तो कहीं ना कहीं कौन होते थे, आर्मी कमांडर हुआ करते थे, जो इन लोग को कहीं ना कहीं रूल करा रहे थे। नोबल्स जिसको हम लोग बोल सकते
हैं तो नोबल्स के हाथ में यहाँ से क्या होती है, कहीं ना कहीं पूरी की पूरी मुगल सल्तनत किंग से नोबल्स के हाथ में आ जाती है। यहाँ पे मुगल सल्तनत जो है किंग से नोबल के हाथ में आ जाती है। आप शाह बेखबर से इनका टाइटल देख सकते हो आप। दूसरे रूलर जो आते हैं इनके समय में जहांदार शाह, ठीक है, जहांदार शाह मात्र सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ पे रूल करते हैं, ठीक है। अब रूल करते समय जहांदार शाह जब यहाँ पे आते हैं तो इनको भी क्रेडिट एक मिलता है, ठीक है। इनको क्या क्रेडिट मिलता है, इनको हिंदी में बोलते हैं उसको लंपट मूल, ठीक है। क्या बोलते हैं, लंपट, ठीक है। या बोला जाता है इंग्लिश में इसको लस्टफुल फूल, क्योंकि इनका जो सारा का सारा समय था वो कहाँ जाता था, पूरा का पूरा समय या तो ये गेम खेलने में चले जाता था या एंटरटेनमेंट वगैरह में जाता था इनका समय। तो जितना भी टाइम इन्होंने अपना स्पेंड किया इतने 1 साल के अंदर, तो वो सारा का सारा टाइम इन्होंने इन सब एक्टिविटीज के अंदर, डांस, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, इन्हीं सारी एक्टिविटीज के अंदर ये इन्वॉल्व रहे, इसलिए इनको क्रेडिट क्या मिलता है, कहीं ना कहीं टाइटल लंपट मूल क्या, लस्टफुल फूल का। फर्रुख शेर, ठीक है, फर्रुख शेर जब आता है रूल करने तो 1713 से लेकर 1719 तक ये लगभग 6 साल रूल करता है यहाँ पे, ठीक है। जब ये यहाँ पे 6 साल रूल करता है तो 6 साल रूल करने के लिए मैंने बोला किसके हाथ में आ चुकी है कमांड, कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं कमांडर है मुगल्स के अंदर, ठीक है। अब उन कमांडर्स के अंदर जो लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे, कहीं ना कहीं मेन मुगल्स के बाद में जो मेन लोग हुआ करेंगे वो लोग कहीं ना कहीं जैसे अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे, ठीक है, वो उसी तरीके से उन्हीं में से कुछ लोग इनके समय में भी चलते चले आ रहे हैं। तो इस समय कुछ नाम फेमस हैं, जैसे हैं सैयद ब्रदर्स, ठीक है, सैयद ब्रदर्स। एक का नाम था हुसैन अली खान, नाम याद कर लेना, नाम आपके काम आएगा कहीं ना कहीं। और एक का नाम था हसन अली खान, ठीक है। ये हुसैन अली खान और हसन अली खान 2 ब्रदर्स थे। इनको सैयद ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। इनको एक टाइटल मिला, उस टाइटल को बोला गया किंग मेकर्स, ठीक है। कौन थे ये लोग, किंग मेकर्स थे। तो वो किंग मेकर्स थे ये लोग जो कि कहीं ना कहीं किंग को बनाया करते थे। इन्होंने फर्रुख शेर को क्या करा, जहांदार शाह को हटा के फर्रुख शेर को क्या करा, वहां पे किंग बनाया। और ऐसा ही नहीं, इन्होंने टोटल 4 मुगल रूलर्स को यहाँ पे किंग बनाया है, इसलिए इनको किंग मेकर्स का क्रेडिट मिलता है। तो जो किंग बनाएगा भैया उसी की तो बातें सुनी जाएंगे, है ना। तो जो किंग बना रहा है, तो जैसे कि इन्होंने सैयद ब्रदर्स ने किंग बनाया किसको, फर्रुख शेर, तो फर्रुख शेर भी कहीं ना कहीं क्या होगा, इन्हीं की बातों को फॉलो करेंगे। तो इन्हीं की बातों को फॉलो करते करते मुगल सल्तनत क्या थी, डिक्लाइन होना शुरू हो गई, ठीक है। फर्रुख शेर को भी एक क्रेडिट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसगस्टिंग कावर्ड। क्या बोलते हैं, डिसगस्टिंग कावर्ड। ये फर्रुख शेर को क्रेडिट, देखो देख लो, टाइटल देख लो, शाह बेखबर, लस्टफुल फूल और डिसगस्टिंग कावर्ड। ये इनको टाइटल मिल रहा है तो मुगल सल्तनत मतलब समझ आ रहा है कि सही हाथों में कहीं ना कहीं नहीं है, जिसकी वजह से इसका डिक्लाइनेशन। लास्ट मुगल रूलर एक ये थे मोहम्मद शाह, जिनके समय में एक उम्मीद बची थी कि शायद ऐसा हो सकता है कि मुगल सत्ता यहाँ से कहीं ना कहीं वापस से रीओरिजिनेट हो जाए और यहाँ से मुगल सत्ता जैसे अकबर ने एक बार आके संभाली थी, मोहम्मद शाह संभाल ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके पीछे रीजन क्या हुआ, इन्होंने मुगल सत्ता को संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन इनके समय में क्या हुआ कि 1739 के अंदर क्या होता है, एक अटैक होता है इनके समय में, और वो अटैक होता है नादिर शाह का। किसका अटैक होता है, नादिर शाह का। नादिर शाह 1739 के ऊपर, भारत के ऊपर अटैक करता है, और इंडिया के ऊपर अटैक करने के बाद नादिर शाह बचा कुचा जो सामान बचा था, रिसोर्सेज बची थी इंडिया के पास में, वो सारी रिसोर्सेज को लेके चला जाता है। नादिर शाह के टाइम की इतनी ज्यादा पॉपुलर ये सब चीजें हैं कि नादिर शाह ने जब अटैक किया था मुगल्स के ऊपर, तो क्या था, एक पीकॉक थ्रोन था, ठीक, पीकॉक थ्रोन था एक, ये क्या था, इसके ऊपर शाहजहां बैठा करता था। शाहजहां ने ये बनवाया था, डायमंड्स, बहुत ज्यादा डायमंड्स वगैरह का बना हुआ था, काफी कॉस्टली था ये, ठीक है। तो एक पीकॉक थ्रोन को ये अपने साथ में लेके चला जाता है नादिर शाह। लगभग बोला जाता उस समय 70 करोड़ रुपए की कहीं ना कहीं एक धनराशि जो होती है ना, अमाउंट होती है, वो अमाउंट को कहीं ना कहीं 70 करोड़ की अमाउंट को लेके चला जाता है, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे किल कर देता है वो। तो ये सब चीजों का असर पड़ा किसके ऊपर, मोहम्मद
शाह के ऊपर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो सल्तनत वीक हुई। ठीक है, और बाकी इनका भी कहीं ना कहीं क्या था, इन सब चीजों के ऊपर कि मुगल्स के ऊपर, मुगल सत्ता को संभालना है, इन सब चीजों को करना, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान इनका भी कम था, जिस वजह से मुगल सत्ता नहीं समझ। ठीक है, हम बाद में देखेंगे अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से 50। सर पीकॉक थ्रोन फिर अब कहाँ है? पीकॉक थ्रोन वही लोग ले गए थे, अब उनके बाद में जो उनके पास चला गया वो वापस नहीं आया। ठीक है, तो वो उन्हीं के पास, कोहिनूर भी वो लोग लेके चले गए थे, तो कोहिनूर भी हमको वापस नहीं मिला, कोहिनूर भी उन्हीं के पास में। ठीक है, देखिए आलमगीर उसके बाद में आते हैं, आलमगीर सेकंड। ये क्रोनोलॉजी याद कर लेना, 1754 से लेके 1759 तक। उसके बाद शाह आलम सेकंड आता है। शाह आलम सेकंड 1759 से 1806। ये बोला जाता है मुगल एम्पायर का कहीं ना कहीं लास्ट रूलर था, जो कि लीगली कहीं ना कहीं मुगल सत्ता को संभाल रहा था। इसके बाद में क्या हुआ, जो अकबर सेकंड आते हैं, अकबर सेकंड को कौन कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था बहुत ज्यादा। और अब जो थे ये लास्ट रूलर कौन बना, शाह आलम सेकंड, जिसको कहीं ना कहीं गद्दी के ऊपर एज अ मुगल रूलर लीगली तौर पे बैठाया गया है ना। तो शाह आलम के समय की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं घटना है, उसको हम बोलते हैं 1761 का बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट था जो, जिसमें हम लोग 1526 में बात की थी। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत ये थर्ड है। फर्स्ट वाले में किसकी बात की थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें मुगल सत्ता यहाँ पे आई थी। 1761 में बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में होता है, एक तरफ मराठा पावर है, मराठास भारत के अंदर जो महाराष्ट्र का एरिया है वहां पे रूल करते थे, सदाशिव राव भाव यहाँ पे थे, कहीं ना कहीं इनकी साइड से, मराठास के साइड में वो। और दूसरे साइड कौन था, ये जो नादिर शाह की बात कर रहे थे हम, इस नादिर शाह का एक बेटा था, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, क्या नाम था, अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी, दोनों नाम से जाना जाता है। अभी एक पानीपत मूवी भी आई थी, संजय दत्त जिसके अंदर रोल प्ले कर रहा था, उसको आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, वो बैटल ऑफ पानीपत इसी की कहीं ना कहीं लड़ाई दिखाई गई है उसके अंदर। ठीक है, तो वो बैटल ऑफ पानीपत मूवी इसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं इंस्पायर है। तो अकबर सेकंड है, उसके बाद में 1806 से 37 तक इन्होंने रूल किया। ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह या बहादुर शाह जफर, ये लास्ट रूलर थे, जिन्होंने 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ भारत का, तो उस रिवॉल्ट में दिल्ली की गद्दी को कहीं ना कहीं अपनी लीडरशिप दी थी। और उस लीडरशिप के बाद में ये वहां से जीत जाते हैं, ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद कुछ लोकल पावर्स कहीं ना कहीं इनको डिच कर देते हैं, और उन लोकल पावर्स के साथ में मिलके क्या होता है, ब्रिटिशर्स इनको वहां से हटा देते हैं, और फाइनली इनको हटा के क्या कर दिया जाता है, रंगून जेल जो आप लोगों ने सुना होगा, तो वहां उस रंगून में इनको भेज दिया जाता है। ये म्यांमार में है रंगून जो है आज के समय में, तो इनको यहाँ से हटा के वहां पे भेज दिया जाता है। तो इससे क्या होती है, ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते हैं, और मुगल सत्ता यहाँ पे क्या होता है, पूरी तरीके से उसका डिक्लाइन हो जाता है। मुगल सत्ता यहाँ पे या मुगल एम्पायर यहाँ पे खत्म। अब जब मुगल एम्पायर या दिल्ली सल्तनत चल रहे थे, तो उस समय कुछ कंटेम्प्रेरी प्रोविंशियल किंगडम्स भी थी, जिनके बारे में हमको जानना जरूरी है या पढ़ना जरूरी है। जैसे मैंने एक नाम बीच में लेता चल रहा था, बहमनी किंगडम। ठीक है, बहमनी किंगडम का पहले तो आप इरा याद कर लो, 1347 से 1526 तक है। ठीक है, सॉरी 1526 में क्या हुआ था, मुगल्स भारत के अंदर एंटर किए थे, बाबर आया था भारत के अंदर, तो ये 1526 तक क्या हुआ, बहमनी किंगडम कहीं ना कहीं यहाँ पे रहती है। अब बहमनी किंगडम को क्या हुआ, यहाँ पे भारत के अंदर ये जो नाम दिख रहा है आपको, हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू के नाम से फेमस है ये, लेकिन इनका नाम क्या था, अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। इतना बड़ा नाम ना याद करना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। क्या याद करोगे, हसन गंगू याद करोगे। ठीक है, ये नाम को देख लेना एक दो बार, तो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं क्वेश्चन में अगर नाम आ भी गया तो उससे आप लोग इसको याद कर लोगे, है ना। तो इन्होंने क्या करा, 1347 के अंदर एक बहमनी किंगडम को स्टार्ट किया, और वो बहमनी किंगडम 1347 के बाद में क्या हुआ, कुछ सेक्ट्स में या कुछ डिवीजन में डिवाइड हो गई। ठीक है, जैसे हर सत्ता के अंदर कुछ ना कुछ डिविजन्स हुए। अगर हम लोग मराठास को देखें, मराठा पावर की भी बात करेंगे, तो मराठा पावर के अंदर भी क्या हुआ, पेशवास, सिंधियास, होलकर, इस तरीके से मराठा पावर भी डिवाइड हुई। उसी तरीके से क्या हुआ, ये भी कई सेक्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। तो इनके सेक्ट के नाम आपको याद करने हैं, फाउंडर याद करनी है। ठीक है,
सेक्टर मतलब जो डायनेस्टी थी, डायनेस्टी में किंगडम कौन सी थी, कौन सा एरिया था जहां पे वो किंगडम कहीं ना कहीं रूल कर रही थी। तीसरी चीज फाउंडर कौन था उस किंगडम का, और चौथी चीज कौन सा ईयर चल रहा था। ये टेबल जो आपको दिख रही है, इस टेबल को इसी फॉर्म में याद करना है। जैसे बरार का जो रीजन है, जो आज के टाइम में महाराष्ट्र, मॉडर्न महाराष्ट्र का रीजन, बरार का रीजन वहां पड़ता है। इसका क्या हुआ, यहाँ पे एक डायनेस्टी थी, इमाद शाही डायनेस्टी। इस इमाद शाही डायनेस्टी का फाउंडर का नाम था फताउल्लाह इमाद, और ये इन्होंने 1484 के अंदर इस डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। अगर पूछे बहमनी किंगडम को किसने स्टार्ट किया था, तब हसन गंगू नाम आना चाहिए और 1347 याद आना चाहिए। लेकिन बहमनी किंगडम के अंदर अगर पूछ ले इमाद शाही डायनेस्टी को किसने स्टार्ट किया था या फाउंडर था, तो वो फताउल्लाह इमाद का नाम आना चाहिए। कब, 1484 के अंदर, और कहां, बरार या महाराष्ट्र के रीजन में। जैसी टेबल है उसी फॉर्म में याद कर लेना। बीजापुर देखो कर्नाटक में एक जगह पड़ती है, ठीक है, बीजापुर कर्नाटक में, यहाँ पे आदिल शाही डायनेस्टी रूल किया करती थी। इसके फाउंडर थे यूसुफ आदिल खान या यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, यूसुफ आदिल खान या यूसुफ आदिल शाह इसके रूलर थे, ठीक है। कौन से ईयर में है, 1489 में। उसके बाद में तीसरे आ जाएंगे हम लोग। तीसरी डायनेस्टी आपकी कौन सी आ जाएगी, निजाम शाही डायनेस्टी। ये देखिए क्रोनोलॉजी के और टाइम पीरियड के हिसाब से है। उसके बाद में अहमदनगर, फिर से महाराष्ट्र, अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर, और इसको स्टार्ट करने वाला कौन था, मलिक अहमद, या इसका टाइम क्या था, 1490, ठीक है। देखिए उसके बाद में कुतुब शाही डायनेस्टी, कुतुब शाही डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाले कौन है, कुली कुतुब शाह इनका नाम था, और ये रीजन था गोलकोंडा का। गोलकोंडा रीजन तेलंगाना के अंदर, जो मॉडर्न तेलंगाना है उसके अंदर ये रीजन पड़ता है। 1520 से लेके 1581 तक कहीं ना कहीं इस डायनेस्टी ने वहां पे रूल किया। उसके बाद बिदर एक जगह पड़ती है कर्नाटक के अंदर, वहां पे बरीद शाही डायनेस्टी यहाँ पे रूल किया करती थी, और इसको स्टार्ट करने वाले अमीर अली बरीद थे। 1526 में ये स्टार्ट हुई, और जल्दी क्या होगा, इसका भी एंड हो जाएगा। तो ये बहमनी किंगडम थी। आपको इस बहमनी किंगडम के अंदर बहुत डिटेल में नहीं जाना है, कौन कौन से रूलर के क्या क्या वर्क थे उनके ऊपर नहीं जाना है। आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से ये क्रोनोलॉजी को याद करना है, और क्रोनोलॉजी को याद करके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जैक्टली इनसे बनेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इन सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बात करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर भी कहीं ना कहीं वही सदर्न एम्पायर, जो भी साउथ की बात हम लोग कर रहे थे, ये भी सदर्न एम्पायर था। जो मैंने बोला था ना, औरंगजेब क्या करना चाह रहा था, उस सदर्न एरिया को कैप्चर करना चाह रहा था। तो ऐसी छोटी छोटी किंगडम्स जो थी उस सदर्न एरिया के ऊपर रूल कर रही थी। तो ऐसे ही एक विजयनगर डायनेस्टी थी। विजयनगर डायनेस्टी जैसे संगम, ठीक है, संगम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, या इसका ये पूरा पोर्शन पड़ता है। उस संगम के अंदर फाउंडर इसके थे हरिहर एंड बुक्का, और ये पीरियड था 1336 से 1487। ये थोड़ा बहमनी किंगडम से अलग है। बहमनी किंगडम क्या हुआ, स्टार्ट होते ही 5 सेक्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई। लेकिन जो विजयनगर साम्राज्य था या विजयनगर एम्पायर था, वो स्टार्ट करने वाले हरिहर एंड बुक्का थे। यही दोनों लोग थे, ये दोनों ब्रदर्स थे आपस में, ठीक है, ये दोनों ब्रदर्स थे। इन दोनों ब्रदर्स ने मिलकर क्या करा, एक डायनेस्टी स्टार्ट की। उस डायनेस्टी को नाम दिया गया विजयनगर डायनेस्टी, और उस विजयनगर डायनेस्टी के अंदर ये डायनेस्टी जिसको रूल करते थे वो कौन सी थी, संगम डायनेस्टी। ऐसी सलूब कर्नाटक के अंदर है, तुलुब कर्नाटका या केरला का पोर्शन पड़ता है। सलूब का फाउंडर था सलूब नरसिम्हा, और तुलुब का फाउंडर था वीरा नरसिम्हा, ठीक है। टाइम पीरियड देख लो एक बार, सलूब का है 1485 से 1505, और तुलुब का है 1505 से 1570, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, और दूसरे रूलर्स आके वहां पे रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। एक हमारे अंदर मेडिवल हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक लेफ्ट है अभी, वो है सिक्स या सिख के बारे में, ठीक है। सिख के बारे में इसलिए हमको पढ़ना है क्योंकि इनके भी क्या हुआ, जैसे 24 तीर्थंकार हमने किस में पढ़े थे, जैनिज्म में पढ़े थे, उसी तरीके से सिख गुरु हुए हैं कुछ। और सिख क्या थे, ये कंटेम्परेरी थे, कहीं ना कहीं पैरेलल चलते थे मुगल सत्ता के साथ में। ये अपने एरिया में रूल किया करते थे। जैसे पंजाब का रीजन है पूरा का पूरा, उस पंजाब के रीजन को इन लोगों ने कैप्चर किया हुआ था, वहां पर रूल किया करते थे। तो सिख के कौन कौन से गुरु हुए, उनके मेन जो प्रोमिनेंट वर्क क्या क्या रहे हैं, उसके बारे में हम लोग एक बार जान लेते हैं बहुत जल्दी से, जिससे हमको क्या होगा, सिख के बारे में सारी की सारी चीजें एक बार क्लियर हो जाएंगी। जैसे सिख जो था, सिख सेक्ट को स्टार्ट करने का क्रेडिट किसको जाता है, गुरु नानक को जाता है। क्या फाउंडर जाते हैं, ये फाउंडर का क्रेडिट जाता है इनको, पहले गुरु थे। इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना बहुत जरूरी है, 1469 से 1539 तक,
ठीक है, 1469 से 1539 तक। अभी कुछ समय पहले तक गुरु नानक की बर्थ एनिवर्सरी को लेके बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी भारत के अंदर हुआ था 2019 के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इनको कहीं ना कहीं इस समय काफी चर्चाओं में भी थे, इसलिए क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड पूछ सकता है। क्लियर है? देखिए पहले गुरु फाउंडर भी है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, बर्थ प्लेस क्या है, नानकाना साहिब के अंदर इनका बर्थ प्लेस है। तो ये हमको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्या होता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान और इंडिया के अंदर डिस्प्यूट चलता रहता है हमेशा, है ना। वो बाउंड्री कहीं ना कहीं क्रॉस नहीं करने देता है पाकिस्तान कि आप लोग नानकाना साहिब के अंदर जाके इनके दर्शन कर सके। लेकिन इसको लेके कहीं ना कहीं अब क्या हुआ है, मसला सुलझ चुका है। वो भी बहुत ज्यादा न्यूज में था इस चीज को लेके, तो वहां पे जाके आप बहुत आराम से दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए गुरु अंगद जो सेकंड गुरु थे, कौन थे, गुरु अंगद। इनका टाइम पीरियड भी हम लोग देख लेते हैं 1539 से लेके 1552 तक। ये जो सेकंड सिख गुरु थे, ये देखो जो कौन सा मुगल रूलर था जिसके कंटेम्परेरी थे, ये हुमायूं के थे। ठीक है, हुमायूं के समय के ये रूलर थे। अच्छा, ये किसके रहे होंगे कंटेम्परेरी, गुरु नानक की अगर बात करो, कौन रहा होगा मुगल रूलर इस समय? टाइम देख के बताओ। बाबर। क्योंकि बाबर 1526 में आया था और 1530 तक यहाँ पे रहा था, तो बाबर भी इनके समय में रहा होगा। ठीक है, बाबर हुमायूं दोनों ही इनके टाइम पे रहे होंगे। ठीक, उसके बाद में देख लेते हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास 1552 से लेकर 74 तक ये यहाँ पे रहते हैं। अब ये क्या है, बहुत ही ज्यादा एज थी इनकी, 72 ईयर्स के थे कहीं ना कहीं ये, और ये जो है तब गुरु बनते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एज थी, बोला जाता है कि सबसे ज्यादा एज के कहीं ना कहीं गुरु थे, 72 ईयर्स में गुरु बनते हैं। इनके टीचर कहीं ना कहीं थे, कौन थे, गुरु अंगद। ठीक है, तो इनसे पहले जो गुरु रहे हैं, गुरु अंगद की बात हो रही है। तो जो जो चीजों को फॉलो करते थे, इन्होंने वही चीजों को पूरी तरीके से फॉलो करना स्टार्ट किया। इसके बाद देखिए आप लोग हैं गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास जो है, गुरु रामदास की किसके एरा के हैं, अकबर के एरा के हैं। इनके समय में क्या करा था, अकबर ने इनको अमृतसर के लिए जगह दी थी कि अमृतसर जो है आज के टाइम में पंजाब का रीजन जो है, उस अमृतसर को एक सिटी की तरह वहां पे इस्टेब्लिश किया जाए। तो अकबर ने इनको वो जगह वहां पे दी थी, ये इनके लिए फेमस है। ठीक है, गुरु अर्जुन देव 1581 से लेके 1606 का इनका टाइम पीरियड है। तो इन्होंने जो अमृतसर जगह इनको मिली थी, उस अमृतसर को क्या करा था, पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन या कंप्लीट कराया था। तो वो अमृतसर किसने, अर्जुन देव ने कंप्लीट कराया था। और अमृतसर के लिए जगह किसको मिली थी, गुरु रामदास को मिली थी। ठीक है, इन्होंने आदि ग्रंथ को कंपेयर किया। आदि ग्रंथ क्या है, एक रिलीजियस टेक्स्ट है। ठीक, सिखिज्म में क्या है, एक रिलीजियस टेक्स्ट है। उस टेक्स्ट को कहीं ना कहीं इन्होंने क्या करा, पूरी तरीके से डिजाइन किया था। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, ही वाज एक्यूटेड ऑन ऑर्डर ऑफ जहांगीर। जहांगीर के ऑर्डर पे कहीं ना कहीं क्या होता है, इनको वहां से अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अपनी गद्दी से इनको हटा दिया जाता है और अरेस्ट कर लिया जाता है। इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं गुरु हरगोविंद, जो 1606 से लेकर 1644 तक उस थ्रोन के ऊपर रहते हैं। और इनको जो क्रेडिट मिलता है वो बोला जाता है इनको सच्चा बादशाह। सच्चा बादशाह इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने अकाल तख्त बनवाया था। अकाल तख्त अमृतसर में एक जगह है। ठीक है, अमृतसर में एक जगह है, जैसे कि क्या होता है, मुगल रूलर अपने थ्रोन पे बैठते थे, जैसे पीकॉक थ्रोन की बात की हमने, इसी तरीके से इन्होंने एक अकाल तख्त बनवाया अमृतसर के अंदर। और जितने भी रिलीजियस गुरु हुए हैं सिखिज्म में उसके बाद में, वो सब लोग कहाँ बैठते थे, उस अकाल तख्त पे बैठा था। तो इन्होंने अकाल तख्त बनाया, इसलिए इनको सच्चा बादशाह का क्रेडिट भी मिलता है। इन्होंने क्या करा, सिखिज्म को क्या करा, एक फाइटर कास्ट के अंदर कन्वर्ट किया। अब फाइटर कास्ट का मतलब वायलेंट नहीं है कि वो वायलेंट कर दिया उनको या कुछ गलत किया, वो सिर्फ इसलिए किया था कि वो अपने फेथ को या अपने रिलीजन को कहीं ना कहीं डिफेंड कर सके या सेव कर सके। क्योंकि उनको मुगल से कहीं ना कहीं अपने रिलीजन को लेके कहीं ना कहीं खतरा लगता था। उस डेंजर से बचने के लिए उन्होंने क्या करा, सिखिज्म को ये भी सिखाया कि आपको अगर जरूरत पड़े तो आप फाइट करने के लिए भी या खुद को डिफेंड या फेथ को डिफेंड करने के लिए तैयार रहें। ठीक है, गुरु हर राय 1644 से 1661 तक रहे, ये 7th गुरु थे। ठीक है,
इन्होंने क्या करा था, दारा शिकोह को कहीं ना कहीं शेल्टर दिया था या उन्हें पनाह दी थी या शरण दी थी कहीं ना कहीं अपने पास में, कि दारा शिकोह के ऊपर क्यों पनाह देनी पड़ी, क्योंकि ये बता कि मैंने आपको बताया था औरंगजेब का भाई था, तो औरंगजेब ने क्या करा था, इसके ऊपर अटैक किया था। तो उस अटैक से बचने के लिए ये किसकी शरण में जाते हैं, वो गुरु हर राय की शरण में चले जाते हैं। गुरु हरकृष्ण, ठीक है, गुरु हरकृष्ण क्या हुआ, 8th गुरु हुए, और ये देखो सबसे यंगेस्ट गुरु हैं। बहुत हैरानी की बात होगी जब आप लोग ये 5 इयर्स देखोगे, सिर्फ 5 साल के थे, ठीक है, 5 साल के बच्चे को पता भी नहीं होता है कि दुनिया है क्या, और ये 5 इयर्स ओल्ड थे सिर्फ और सिर्फ, तब इनको क्या करा जाता है, वहां पे रूलर बना दिया जाता है या गुरु बना दिया जाता है, सिर्फ 5 साल सर तो इनके ऊपर भी तो कोई रूल कर रहा होगा ना, वरना ये तो रूल नहीं कर सकते। इनकी उम्र में सर इनके ऊपर, इनके अंडर प्रोविजन में तो कोई तो होगा ना, मतलब ऐसे 8 इयर्स 5 इयर्स से कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, देखिए जितने भी रूलर्स रहे हैं वो, जैसे अकबर को अगर आप देखो, अकबर 14 इयर्स ओल्ड था, सिर्फ 14 साल का था जब, ठीक है, तो उसको किसने किया था, बैरम खान ने किया था सपोर्ट, या महामंगा उनकी मदर जो थी कहीं ना कहीं कहलाई जाती है, जो जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया था, तो उन्होंने उनको संभाला था। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब कोई ऐसा रूलर होता है बहुत कम एज में, अगर उसको रूलर बनाना पड़ा, तो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है कि जो नोबल्स होते हैं उस समय के, वो नोबल्स उसको सपोर्ट करते हैं और उससे रूल कराते हैं। अब क्या हुआ, बदकिस्मती ये रही कि 5 साल की उम्र में ये रूलर तो बने, लेकिन 5 साल के बाद सिर्फ 3 इयर्स ये जीवित रह सके या जिंदा रह सके, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है एक डिजीज से, ठीक है, एक डिजीज से इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, गुरु तेग बहादुर यहाँ पे रूल करने आ जाते हैं, और ये 9th गुरु थे कहीं ना कहीं, ठीक है, 9th गुरु थे। इनको औरंगजेब क्या करता है, फांसी की सजा दे देता है। औरंगजेब क्या करता है, फांसी की सजा दे देता है और फांसी की सजा पे लटकवा देता है, जिसकी वजह से औरंगजेब को जैसे इंटॉलरेंट बोला गया है, कहीं ना कहीं उसको क्रेडिट मिला है। तो इन सब पॉलिसीज की वजह से भी मिला है कि 9th गुरु को या गुरु तेग बहादुर को, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गुरु तेग बहादुर को फांसी देने वाला कौन रूलर था, तो वो औरंगजेब था। क्लियर है। इसके बाद में देखिए गुरु गोविंद सिंह लास्ट सिख गुरु रहे, और इनको खालसा का फाउंडर बोला जाता है, ठीक है, खालसा का फाउंडर बोला जाता है। ये बंदा बहादुर इनके बाद में आके क्या करते हैं, फाइनल पूरी तरीके से सिख गुरु 10 गुरु हुए, सिर्फ 11 कोई गुरु नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब जो कि आज के टाइम में भी सिख रिलीजियस टेक्स्ट है, कहीं ना कहीं वो रिलीजियस टेक्स्ट यहाँ पे आ गया था और बोला गया था अब आगे अगर किसी की बात सुननी है तो उसके लिए हम आपको एक रिलीजियस टेक्स्ट दे देते हैं, एक रिलीजियस बुक दे देते हैं। उस रिलीजियस बुक के अंदर जो सारी चीजें हैं उनको फॉलो करिए। बस आपको क्या होगा, एक गुरु के तौर पे क्या करें, एक बंदा बहादुर को बस गद्दी दे दी गई, लेकिन अब कोई गुरु नहीं होगा। सिर्फ 10 गुरु हुए हैं, जो 10th या लास्ट सिख गुरु हुए वो गुरु गोविंद। इन्होंने देखो खालसा, ये जो खालसा लिखा हुआ है, इस खालसा का मतलब होता है, अगर आपने किसी सिख या पंजाबी इंसान को देखा होगा तो वो क्या करता है, कुछ चीजों को अपने ऊपर धारण करके रखता है। कैसे, जैसे जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं 5 Ks, क्या बोलते हैं, 5 Ks बोलते हैं, ठीक है। वो 5 Ks का क्या होते हैं, किसी को पता है अगर ये 5 Ks की बात कर रहे हैं? सर कड़ा, डैगर, कड़ा होता है सर बैंगल, डैगर सर दैट कृपान दैट इज टर्बन, एंड सर अभी तो 3 याद है सर, एक वो अंडरगारमेंट होते हैं। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ। पहले तो क्या होता है, एक इनके पास में कंगा होता है, कॉम जिसको हम लोग बोलते हैं। पहले के का मतलब क्या है, कंगा जिसको कॉम बोलते हैं, ठीक है। दूसरे के का मतलब केश होता है। केश मतलब अगर आप इसको हिंदी में देखोगे जाके तो केश का मतलब बाल होते हैं, ठीक है। तो बहुत लंबे लंबे लॉन्ग हेयर्स को छोड़ दिए जाते हैं, जिसको लेके पगड़ी बांधी जाती है, वो क्या होता है, केश बोला गया उसको, ठीक। तीसरी चीज क्या है, कड़ा बोला गया, जो हाथ में कड़ा पहना जाता है इस तरीके से, ब्रेसलेट टाइप का जो होता है वो कड़ा दिया गया। तीसरी चीज क्या है, कृपाण बोलते हैं जिसको। कृपाण का मतलब ये होता है जो आपकी स्वॉर्ड होती है, तलवार, जो तलवार यहाँ पे लगाए रहते हैं, ठीक है, वो क्या है, कृपाण होती है। 5th जो होती है उसको कच्छा बोला गया। कच्छा का मतलब क्या है, शॉर्ट ट्राउजर टाइप का जो भी होता है वो शॉर्ट ट्राउजर। तो ये 5 Ks हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, खालसा बोला जाता है, ठीक है। ये खालसा हमको इस तरीके से याद रखना है। तो ये 6 थे। 6 के बारे में जो हम लोग ने बात की थी, तो वो 6 कहीं ना कहीं यहाँ पे। अब बोलिए कोई क्वेश्चन।
सर अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है वो गुरु रामदास जी ने बनवाया था कि गुरु अर्जुन देव ने बनवाया? सर अमृतसर अमृतसर का गोल्डन टेम्पल जो था, अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है वो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल इन्होंने बनवाया था। देखो सॉरी, ठीक, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है तो इन्होंने बनवाया था आपका गुरु हरगोविंद ने। सॉरी, किसने बनवाया? गुरु हरगोविंद ने। तो जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप चीजें देखोगे कहीं ना कहीं वो क्रेडिट गुरु हरगोविंद को ही जाता है। एक बार फिर भी इसको टैली कर लेंगे, एक बार देख लेंगे कहीं ना कहीं। जहां तक मुझे याद है गुरु हरगोविंद ने ही इसको बनवाया है, क्रिएट करवाया है। लेकिन अगर कोई डाउट होगा कुछ इससे रिलेटेड तो एक बार क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा कुछ इससे रिलेटेड होगा, और इस क्वेश्चन को जाके एक बार टैली भी कर लीजिएगा। सर अब इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। हम डायरेक्ट आ गए मॉडर्न हिस्ट्री पे। मेडिवल हमारी पूरी खत्म हो गई, फाइनल हो गई, ठीक है। मेडिवल में अब हमको कुछ नहीं पढ़ना, इससे रिलेटेड बस हम लोग को क्वेश्चंस लगाने, जैसे एंशिएंट में Yes, sir. क्वेश्चंस लगाए थे, मेडिवल में भी हम लोग क्वेश्चन लगाने। कितनी चीजें आपको याद है, ये सब चीजें रिवाइज कर लो बहुत अच्छे से, जितनी भी है। ये नोट्स आज शाम तक आप तक पहुंच जाएंगे जितने भी है, उन नोट्स को पूरा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, उस क्लास के ऊपर इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, थैंक यू सर। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बाकी अब किसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग शुरू करेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री से तुरंत कहाँ चले जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पे, ठीक है। तो सिलेबस आपका यहाँ पे फिनिश हो जाएगा हिस्ट्री का। ओके, कोई डाउट है किसी को किसी तरीके का? नो सर। नो सर। थैंक यू सो मच। बाकी जो डाउट्स होंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस में करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.